जुड़ो भाई, जल्दी सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ राजेश कुमार और स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और हम लोग प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। ये बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट आपको और आपकी कामयाबी में बहुत आपको साथ देने वाले हैं। आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत योगदान मिलेगा इनसे। तो इन प्रैक्टिस सेट को जरूर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं देखना चाहता हूँ कि लास्ट तक कौन बच्चा रुकता है, कौन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भैया लास्ट तक रुकता है और अंतिम तक देखता है, क्योंकि अंतिम प्रश्न जो होंगे वो आपके इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न ही इसमें इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलें शुरू करें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। हाँ जी भैया, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है ये आपका। और इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट चैनल में पढ़े हैं वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। चलिए आ जाओ जरा, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट होगा भाई साहब। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। चलो आ जाओ जरा। उससे पहले आप लोगों के लिए थोड़ा एक मोटिवेशन है, सुन लो जरा। क्या है? सपनों को सच करने से सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। क्या कहते हैं? अगर आप सपना सच करना चाहते हो ना मेरे दोस्त, तो आपको सपनों को देखना होगा। वो भी ऐसे नहीं, ध्यान से देखना होगा कि आपको वही आपको रोजाना लगे कि हाँ मेरे सपने में वर्दी आ रही है। तो आपके सपनों में वर्दी आनी चाहिए, तब सपने साकार होते हैं। जब आपके सामने वही चीज़ दिखे कि नहीं ये मुझे करना ही है, किसी भी हाल में करना है, तब आपके सपने साकार होना शुरू होते हैं। तो ये चीज़ जरूर करना दोस्त। ओके, चलिए आ जाओ, अब करते हैं अपने टॉपिक की बात। प्रश्न नंबर 1 आपकी नज़रों के सामने होगा, आपकी स्क्रीन सामने है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 आपसे कहना चाहता है क्या, सुनो जरा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जुड़ा हुआ है, तो बताओ भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है, क्या ये अलेक्जेंडर कलिंगम है ऑप्शन नंबर ए, बी जेम्स प्रिंसिप है, सी जॉन मार्शल, या डी मार्टिन लूथर? जल्दी जल्दी बताओ दोस्त, कौन हो सकता है? आप सब होशियार बच्चे हैं, मैं मानता हूँ आप सबको समझदार हो, सबको इतनी नॉलेज है कि हाँ बता सकते हो। ये इंग्लिश में होना था, हिंदी में हो गया, इसके लिए सॉरी दोस्त। ये हिंदी में टाइपिंग है, इसको इंग्लिश में देख लेना। ओके, तो आप कहेंगे भैया इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, वो आप कहोगे अलेक्जेंडर कलिंगम। क्या कहोगे बेटा? आप कहोगे अलेक्जेंडर कलिंगम। सभी शेर से सभी मेरे भाई बहन कहेंगे अलेक्जेंडर कलिंगम। बात आती है भैया अलेक्जेंडर कलिंगम को हम क्यों जानते हैं? तो ये जो है अलेक्जेंडर कलिंगम, ये एएसआई के संस्थापक है। के एएसआई जो बोलते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग। ओके, इंडियन एसोसिएशन वो कुछ बोलते हैं इसका नाम है ना, तो ये विभाग है आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी। ओके, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी। बात करें हम लोग प्रश्न नंबर 2 की, और सॉरी इसकी स्थापना कब हुई थी इंडियन एएसआई की? तो आप बोलेंगे एएसआई की जो स्थापना हुई वो हुई 1861 में। कब हुई थी? 1861 में इसकी स्थापना हुई। किसने करी? अलेक्जेंडर कलिंगम इसके जनक रहे। प्रश्न नंबर 3 नहीं 2, प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है, देखो जरा ध्यान से, प्रश्न को पढ़ो पहले। प्रश्न पढ़ना फिर समझना। क्या कहना चाहता है? अशोक के शिलालेख में धम का अर्थ क्या है? ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। बहुत बार आपने शायद इसको नहीं पढ़ा होगा, पर जब आप अशोक को पढ़ते हैं तो आप उस अशोक में जानते हैं कि धम का मतलब क्या होता है। अशोक, हाँ जानते हो ना, जिसने बहुत सारे शिलालेख, दुहालेख है ना, गुहालेख जो चलवाए हैं ना, तो ये वही अशोक के बारे में बात करेगी। यहाँ पे धम का अर्थ क्या है? अशोक के शिलालेखों में लिखा है ना धम, तो उसका अर्थ क्या है? तो आप बोलोगे कि ये बौद्ध धर्म है, गीता धर्म है, इस्लाम धर्म है, या सांप्रदायिक है। और एक ऑप्शन ले लो, क्या ये जैन धर्म है? तो इन चारों धर्मों में से कौन से धर्म की बात करी जा रही है धम में? तो धम का अर्थ होता है भैया क्या? आप कहेंगे धम का अर्थ होता है भैया बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? धम का अर्थ है बौद्ध धर्म। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया धम का अर्थ है बौद्ध धर्म। समझ गए? ओके, चलो आ जाओ। प्रश्न नंबर 3, सिंधु सभ्यता के किस नगर को बंदरगाह नगर कहा जाता है? बात यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता थी ना, हाँ जी हम लोग जानते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हाँ जी, सही बच्चे जानते हैं? हाँ जी भैया जानते हैं। तो वही बात पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर को बंदरगाह नगर, कौन सा नगर? बंदरगाह नगर, बंदरगाह नगर कहा जाता है। तो आप क्या कहोगे, बंदरगाह नगर किसको कहा जाता है? बताओ जरा।
तो ऑप्शन क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगन। ये चार ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जिसको बंदरगाह नगर कहा जाता है? सबसे ज्यादा जहाज जो है कहाँ पर रुकते थे? हड़प्पा सभ्यता में। तो आप कहेंगे बंदरगाह जो था वो तो था कौन सा? लोथल। क्या कहेंगे? लोथल आप कह देंगे। यहाँ पे इंग्लिश वाले देख लो, बिग सिटी ऑफ इंडस्ट्री वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड पोर्ट, पोर्ट सिटी मतलब बंदरगाह नगर, पोर्ट हो रहा है ना बंदरगाह, हाँ जी। तो वो, तो आप कहते हैं कि भैया ये था लोथल। चलिए प्रश्न नंबर 4, ये 3 था, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है सुनो जरा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पद्दा पंडुंग के रूप में मनाया जाता है? कौन सा? पद्दा पंडुंग। तो पद्दा पंडुंग किस स्थान में मनाया जाता है? तो क्या ये ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या डी कर्नाटका? तो आप बताएंगे भैया पट्टा, सॉरी पेदा पंडुंग, कौन सा? पेदा, एक मिनट को, पेडा पंडुंग, ये है ना। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन इंग्लिश में देख लो। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मेक्स मेक्स मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड एस पीडा पंडुंग। क्या बोले? पीडा पंडुंग। तो कब मनाते हैं ये? किस राज्य में बनता है? तो आप बोलेंगे भैया ये जो बनता है वो आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ बनता है? इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है आंध्र प्रदेश की? बोलेंगे भैया एपी। एपी में ये त्योहार मनाया जाता है। ओके, चलो बात करें हम लोग प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर ये 20 प्रश्न जो है ना, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इनमें से बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एसएससीजीडी 2023 और 24 में आ रखे हैं। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा फोकस से पढ़ना है ना दोस्त। चलो प्रश्न नंबर 5। भारत के किस भारत के संविधान का निम्नलिखित में से, क्या कहेंगे, भारत का संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारी से संबंधित है? किससे? राज्य कार्यकारी से संबंधित है। राज्य कार्यकारी से संबंधित है। तो आप कहीं भी अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद 1 से 123 से लेके 132, 132 से 132, 123 से लेके 132 का अनुच्छेद। ऑप्शन बी अनुच्छेद 134 से 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 153 से 167 या अनुच्छेद डी 145 से 150। इंग्लिश में देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी है ना। तो आर्टिकल देख लो, आर्टिकल सब जानते हैं, 123 टू 132, ऑप्शन बी 134 टू 143, ऑप्शन सी 153 टू 167, ऑप्शन डी 147 टू 150। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होने वाला वो होगा आर्टिकल 153 से लेके 167। दोनों में आंसर यही रहेगा। हाँ जी भैया, दोनों में आंसर यही रहेगा। चलो आ जाओ प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, क्या कहना चाहता है, किस शास्त्रीय नृत्य की रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत हर प्रभु शकरदेव द्वारा की गई थी? किसके? शकरदेव द्वारा की गई थी। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम लोगों के लिए। बोलेंगे ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, कच्चीपुड़ी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या सत्रिय? इंग्लिश वाले देख लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म वाज स्टार्टेड बाय वैष्णव संत महाप्रभु सकरंत सकरदेव इन द 16th सेंचुरी? ओके, तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा आप लोगों का? तो आप कहीं भी वो होगा कच्चीपुड़ी। कच्चीपुड़ी मतलब कुचिपुड़ी। कहाँ का है भैया? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आप कहीं कुचिपुड़ी जो को आंध्र प्रदेश का है। बताया था ना मैंने आपको, कुचिपुड़ी अंधा कैसे खाएगा? एक उसकी बहू थी, उसकी बहू ने ला के दे दिया पूड़ी, खा लो। अंधे ने कहा मैं तो अंधा हूँ, तो मैं ये कच्ची पूड़ी कैसे खाऊंगा?
तो उसने हाथ से पकड़ी, उसकी बहू थी, उसने ला के रख दी कि खा लो, ये तो अंधा है, दिखेगा नहीं इसको, कच्ची पूड़ी खाता है, खिला देते हैं। पर अंधे को इतना धुंधला पागल था, उसको समझ में आता था कि कच्ची पूड़ी है। तो ऐसे याद रखना है, कुच्ची पूड़ी, ओके। कुच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी, अंधा कच्ची पूड़ी नहीं खा सकता, तो आंध्र प्रदेश से। क्लियर? किस विद्वंत में को थमी थामियन था यमीन था सॉरी किस विद्युत को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? विच इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नाउ एस थायमीन? ऑप्शन ए, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा विटामिन है? यहाँ पे विटामिन था भाई, ये विटामिन था यहाँ पे, सॉरी इसको गलत कर लेना, इसको सही कर लेना, आप लोग विटामिन लिख लेना। विटामिन, विटामिन B3 के कामी के नाम से जाना जाता है, विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है, विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है, या विटामिन B12 के नाम से जाना जाता है? तो आप कहीं भी थायमीन के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नाउ एज थायमीन, तो किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहीं पे विटामिन 11, विटामिन 1, विटामिन 1, विटामिन B1, ओके। विटामिन 1 नहीं, ओनली, ओनली नहीं, B1, क्या बोलेंगे? विटामिन B1। क्लियर? नो डाउट? यस। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ये चीज दोस्त थोड़ा फोकस से पढ़ना, मैंने पूछा नहीं है, किसी ने अगर ये कहा कि है तो समझ लेना। इनमें से मैं पूछ रहा हूँ कौन सा नहीं है, कायांतरित चट्टान है, ओके, कायांतरित चट्टान है, ओके। तो इनमें से इसका उदाहरण नहीं है, सुनो जरा। क्या ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, सॉरी सीड्स, नाइट्स, या कोटाजाइट? तो आप बोले भैया इनमें से जो ग्रेफाइट का, सॉरी कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट, ओके। तो ग्रेनाइट इसका उदाहरण नहीं है, बाकी सब है, बाकी सीड्स, नाइट्स, कोटाइज, ये सब इसके उदाहरण है, ओके। इंग्लिश वाले देख लेना, पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। पृथ्वी पर एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, वो कौन सा है? आई होप सबको नजर आ रहा होगा, सब समझ भी गए होंगे, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है दोस्त। आप कहेंगे भैया क्या ये कैलिस्टो है, क्या ये चंद्रमा है, क्या ये कैलिस्टो हो सकता है? चंद्रमा, लो, या फिर टाइटन? तो आप कहेंगे ना तो चंद्रमा है, ना तो ना तो टाइटन है, ना टेक है, ना तो क्रिस्टोन है। ये तो आप लगा दो भैया मून, क्या मून? मून मीन्स MOON, मून, मून मीन्स चंद्रमा। चंद्रमा इसका राइट आंसर होगा। चंद्रमा जो है एक प्राकृतिक उपग्रह है। कैसा उपग्रह? प्राकृतिक, मतलब प्रकृति के द्वारा बना हुआ उपग्रह है। बात करें दोस्त अगर प्रश्न नंबर 10 की, तो प्रश्न नंबर 10 कहता है कि डैश उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल है। तो डैश उत्तर में कौन सी फसल है? देखो दक्षिण में तो बता दी रबी की फसल है, पर उत्तर में कौन सी फसल है? अलसी, तिल, सरसों, या अरंडी? अरंडी मतलब अंडी होती है ना, एक बोलते हैं अरंडी, हाँ वही है। तो आप कहेंगे उत्तर में जो है देयर इज कार्फिन क्रॉप इन नॉर्थ एंड रेबी क्रॉप इज साउथ। यहाँ पे ये डैश देना भूल गया, तो उसको थोड़ा सही कर लेना दोस्त। उत्तर में आप बोलेंगे तिल जो है, तिल उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में भारत में रबी की फसल। ये तिल जो है उत्तर में खरीफ की होती है, पर दक्षिण में क्या कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। तो वो है तिल। राइट आंसर क्या रहेगा? तिल, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? क्या कहना चाहता है ये पूछ रहा है कि बर्मी जो है भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। बोलेंगे नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार? तो आप बोलेंगे भैया बर्मी जो है वो है किस देश की? आप बोलेंगे बर्मी जो है क्या म्यांमार? हाँ जी भैया, म्यांमार। म्यांमार की ये पड़ोसी देश की राज्य भाषा है। कौन सी भाषा? राज्य भाषा है।
याद रखना। अच्छा, मुझे चीन की कोई राजभाषा बताएगा? किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? प्रश्न नंबर 12। और ये पूछ रहा है कि कौन सा उस समय प्रधानमंत्री थे जिनके समय भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो कौन वो मुख्यमंत्री थे, सॉरी प्रधानमंत्री थे? क्या मनमोहन सिंह थे? क्या राजीव गांधी जी थे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे? क्या इंदिरा गांधी थी? बताओ। तो आप कहोगे भैया राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ जरा। बोलोगे आप इंदिरा गांधी जो थी वो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है भारत की। हाँ जी। तो इनके इस समय पे क्या हुआ था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। एड टू मौलिक कर्तव्य इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला? डर्निंग द टेंचर ऑफ विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप कहेंगे इट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड ऑन इंदिरा गांधी पीरियड। मेरी इंग्लिश बड़ी खतरनाक है भाई। चलो आ जाओ, बात करें दोस्त प्रश्न नंबर 13 की। बड़ी जल्दी जल्दी प्रश्न हो रहे हैं। स्पीड का बता देना दोस्त, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कर देना कि भैया स्पीड थोड़ी स्लो कर दिया करो, तो आप वैसे ही कर दूंगा। वैसे आई होप मैं स्पीड सही करके चल रहा हूँ। निम्नलिखित में से क्या 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? मैं फिर भी ये बात बोल रहा हूँ कि आप लोग फोकस करना चीजों पे। निम्नलिखित में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? क्या मूल कर्तव्य हैं जो अपनाए नहीं गए थे? आपातकालीन प्रावधान, मूल अधिकार, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? इंग्लिश वाला सुन लो। विच ऑफ द फॉलोइंग वास विच ऑफ द फॉलोइंग वास पार्ट ऑफ द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट इन 1915? क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, फंडामेंटल राइट्स, या डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो आप जो कहेंगे इसका राइट आंसर होगा, बोलोगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य उस समय इसमें ऐड नहीं किए गए थे, हिस्सा नहीं था। मूल कर्तव्य जो है इसका हिस्सा नहीं था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट है, राइट है। बात करें प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? हाँ जी, भारत में सर्वोच्च न्यायालय, हाँ। तो इस सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो when was the Supreme Court of India aggravated inaugurated? तो कब किया गया था इसका अनाउंसमेंट? जनवरी 1948, 26 जनवरी 1948, 2 जनवरी 1950, या 26 जनवरी 1950, या 28 जनवरी 1950? अब बताओ इन चार में से राइट आंसर क्या रहेगा? तो आप कहोगे भैया इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 28 जनवरी 1950। कब? 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का। ओके, उद्घाटन हुआ। आ जाओ जरा प्रश्न नंबर 15, इंपोर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? इसका मैंने आर्टिकल वगैरह आप लोगों को पिछले से पिछले प्रैक्टिसर में बता चुका हूँ, उनको ज्यादा जाके देख लेना। क्या कहेंगे आप कहेंगे क्या ये 25 85 में है, 86, 82, 83? किसके माध्यम से किया गया था? इन चार में से किसके माध्यम से किया गया था? बताओ जरा आप लोग। तो आप लोग क्या कहेंगे आप लोग? तो आप जो कहने वाले हो राइट आंसर होगा भैया, कौन सा होगा? आप बोल देंगे भैया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 83 पे 83 पे कहे थे वो थर्ड में। ओके, इसमें किया गया था इसका संविधान में संशोधन।
83 संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों के लिए। बात करें किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके उसी के डैश से भाग देकर किया जाती है। उसके उसी से क्या क्या डैश से भाग देकर किया जाता है? क्या ऋण को भाग देकर किया जाता है? क्या जनसंख्या के भाग को देके किया जाता है? क्या देयत के भाग के देके किया जाता है? परिसंपत्ति को, जो उनके पास संपत्ति है। तो किससे भाग दिया जाएगा जो इसका राइट आंसर होगा? तो आप बोलेंगे उस देश की जो जनसंख्या होती है उससे हम लोग भाग देते हैं। प्रति व्यक्ति आय अगर हमें निकालनी तो उस देश की जनसंख्या से हमें भाग देना होगा राष्ट्रीय आय को। एक तरफ राष्ट्रीय आय होगी, एक तरफ तो क्या बोलेंगे नेशनल इनकम होगी, और दूसरी तरफ पॉपुलेशन होगी। नेशनल इनकम और दूसरी तरफ होगी पॉपुलेशन, और इन दोनों से भाग देकर हम लोग निकालते हैं क्या? प्रति व्यक्ति आय कि एक व्यक्ति की आय कितनी है भारत के अंदर। तो राइट आंसर क्या रहेगा? जनसंख्या। प्रश्न 16 था, प्रश्न 17 ये इंपॉर्टेंट है। बताओ ये प्रश्न किससे है, कौन से सब्जेक्ट से है? निब्बल राष्ट्रीय उत्पादन उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निब्बल राष्ट्रीय उत्पादन के संबंध में कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। एन एन पी जी, ऑप्शन ए, बी, बी, सी, डी, चारों में से कौन सा है? ए, बी, सी, डी, पढ़ लेना आप लोग। एनएनपी जीएनपी माइनस मूल्यह्रास डिक्रेशन, एनएनपी जीएनपी प्लस डिक्रेशन, एनएनपी जीएनपी प्लस डिक्रेशन माइनस वो भाग डिक्रेशन, एनएनपी जीएनपी गुणा डिप्रेशन डिक्रेशन। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चे? तो आप कहेंगे बच्चे इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये वाला, ये वाला डिक्रेशन माइनस एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस होगा। सुनो जरा प्रश्न नंबर 18, C2H2OH डैश का रासायनिक सूत्र है। C2H2OH डैश का रासायनिक सूत्र है। किसका किसका रासायनिक सूत्र है? तो आप कहेंगे इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है, मीथेन का है, ब्यूटेन का है, या फिर प्रोपीन का है। तो रासायनिक सूत्र ये है किसका? तो आप कहेंगे भैया रासायनिक सूत्र वो होगा, वो हो जाएगा इथेनॉल का। किसका? इथेनॉल का। ऑप्शन नंबर ए राइट है, राइट है। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। बात करें हम लोग प्रश्न नंबर 19 की। जिप्सम को डैश पर गर्म करने पर यह जलन के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट बनता है। कितने पर, कितने कैल्शियम पे गर्म किया जाए तब ये अद्र हाइड्रेट बनेगा? तो ये क्या 173 सेल्सियस पे गर्म किया जाए तब बनेगा? ऑप्शन बी 215 सेंसियस पे किया जाए तब बनेगा, ऑप्शन सी 115 पर किया जाए तब बनेगा, या ऑप्शन डी 373 के पर इसको गर्म किया जाए तब ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बनता है। तो आप कहेंगे भैया जब इसको एक 373 सेल्सियस पे जब गर्म किया जाता है, कैल्शियम पे गर्म किया जाता है, तब ये बनकर निकलता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर सही है, वही है 373 कैल्शियम। तो क्या है? डी इसका राइट आंसर है। कौन सा? डी इज द राइट आंसर। लगा लो डी भाई। आ जाओ जरा प्रश्न नंबर 20, अभ्रगोद का संख्या 6.022x डैश है, किससे गुणा किया जाए? आप कह देंगे 10 की घात 25, ये घात होना था नीचे आ गया, 10 की घात 22, 10 की घात 23, या 10 की घात 24। तो आप बोले भैया 10 की घात जो है वो 24 होगी। क्या होगी? 10 की घात जो है 24 होगी। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे भैया 10 की घात जो होगी वो 24 इसका राइट आंसर है। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस।
तो आज के प्रश्न आप लोगों के लिए यहीं तक थे। और जो सारे प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मत सोचना कि ऐसे ही बता रहा हूँ, नहीं। सारे प्रश्न आपके पेपर के पॉइंट से दोस्त इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को याद रखना और अपने पेपरों के लिए तैयारी करते रहना। भूल मत जाना दोस्त, भूलोगे तो दिक्कत आपको होगी, मुझे नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। करना आपको ही होगा। आप करोगे तो आसानी रहेगी आपके लिए और आने वाले समय के लिए। तो आई होप सभी बच्चे इससे क्लियर हो चुके होंगे। क्लियर हो गया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।